भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो इससे पूर्व मैं अंग्रेज़ों के बारे में आपको बता चुकी हूँ किस तरह से उन्होंने भारत में अपनी कोठियों की स्थापना की। पहले सूरत उनका कार्यालय था, बाद में मुंबई उनका कार्यालय बन गया। किस तरह से उन्होंने सर जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। बंगाल में भी हुगली नदी के तट पर अपनी कोठी बनाई। इस तरह से मैं उनके बारे में आपको इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो भारत में फ्रांसीसियों का आगमन सबके बाद में हुआ। प्रारंभ में फ्रांसीसियों की सामुद्रिक व्यापार में कोई रुचि नहीं थी, परंतु पूर्वी व्यापार से पुर्तगालियों, डचों तथा अंग्रेजों को अतुल धन संपत्ति बटोरते देख फ्रांसीसियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित। प्रारंभ में भारत से व्यापार करने में फ्रांसीसियों को कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज अपूर्व धन संपदा अपने देशों में ले जा रहे हैं, तो उसका भी मन ललचाने लगा और भारत से व्यापार करने की इच्छा रखने लगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1664 ईस्वी में मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करने तथा भारत एवं पूर्वी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो 1664 में क्या मेडागास्कर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह कंपनी लुई चौदहवें के शासनकाल में कोलबर्ट के प्रयत्नों से स्थापित हुई। तो कब स्थापित हुई? लुई चौदहवें के शासनकाल में कोलबर्ट के प्रयत्नों से स्थापित हुई। अतः स्पष्ट है कि कंपनी अंग्रेज व पुर्तगाली कंपनी की तरह गैर सरकारी कंपनी नहीं थी, वरन एक सरकारी कंपनी थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी गैर सरकारी थी। पुर्तगालियों की डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी गैर पुर्तगाल थी। पुर्तगालियों की कंपनी भी क्या थी? गैर सरकारी थी। तो केवल यही फ्रांसीसी कंपनी ही सरकारी थी। भारत में फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के प्रयासों से सूरत में कंपनी स्थापित की। तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले सूरत में अपनी 1668 में स्थापित की। इसके उपरांत 1669 में मछलीपट्टनम तथा 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। तो सबसे पहले कहाँ की? 1668 में सूरत में स्थापित की। उसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में की। उसके बाद 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1693 में डचों की प्रबल शक्ति के सामने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को समर्पित कर देना पड़ा, परंतु 1697 ईस्वी में रिज्विक की संधि के अनुसार पांडिचेरी फ्रांस को वापस मिल गया और मार्टिन इसका गवर्नर नियुक्त हुआ। उसने पांडिचेरी को भारत में फ्रांसीसियों का प्रधान केंद्र बना दिया। फ्रांसीसियों ने 1710 ईस्वी में बंगाल के चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी का निर्माण कराया, जो आगे चलकर पूरी भारत में फ्रांसीसी व्यापार का केंद्र बन गई। तो ये यहाँ फ्रांसीसियों का सफ़र शुरू होता है 1668 में। तो सबसे पहले उन्होंने कहा सूरत में अपनी कंपनी स्थापित की 1668 में। उसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में की। 1673 में पांडिचेरी में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। लेकिन 1693 ईस्वी में डचों की प्रबल शक्ति, डचों से उनका युद्ध हुआ, जिसमें पांडिचेरी फ्रांसीसी हार गए और उन्हें डचों को देना पड़ा। परंतु 1697 ईस्वी में रिज्विक की संधि के अनुसार पांडिचेरी फ्रांस को वापस मिल गया और मार्टिन को इसका गवर्नर बनाया गया और उसने पांडिचेरी को भारत में फ्रांसीसियों का प्रधान केंद्र बना दिया। फ्रांसीसियों ने 1710 ईस्वी में बंगाल के चंद्रनगर में भी व्यापारिक कोठी का निर्माण कराया, जो आगे चलकर पूर्वी भारत में फ्रांसीसी व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गई। तो फ्रांसीसी कंपनी का विकास किस तरह हुआ, तो ये इसमें आपको बताने जा रही हूँ। इस प्रकार धीरे धीरे फ्रांस की सरकार भी अपनी कंपनी के माध्यम से भारत में अपने व्यापार का प्रसार करने लगी। तो इस फ्रांस की कंपनी कौन सरकारी थी, इसलिए ये अपना फ्रांसीसी सरकार के माध्यम से अपना भारत में व्यापार में प्रसार करने लगे। 1672 में फ्रांसिस मार्टिन गवर्नर नियुक्त हुआ। उसके नेतृत्व में फ्रेंच कंपनी का विस्तार तीव्र गति से हुआ। 1674 ईस्वी में तंजौर के नरेश ने भूमि खरीदकर पांडिचेरी की नींव रखी। 17वीं शताब्दी के अंत तक पटना, ढाका, कासिम बाजार, बंगलोर में फ्रांस की व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हो गई। 1764 से 1720 तक इनका विकास अवरुद्ध हो गया। सूरत, मछलीपट्टनम में कोठियाँ बंद कर दी गई। इसका प्रमुख कारण फ्रेंच कंपनी की अव्यवस्था थी। परंतु 1720 ईस्वी में जब पांडिचेरी का गवर्नर लेनेरियर नियुक्त हुआ, तो 1720 से 1742 तक फ्रेंच कंपनी का पुनर्गठन किया। इस समय तक फ्रेंच कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार करना ही रहा है, परंतु 1742 में जब डुप्ले ने फ्रेंच कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया, तो फ्रेंच कंपनी के उद्देश्य परिवर्तन आ गया। अब वह भारत व्यापार को उन्नत करने के स्थान पर राजनीतिक स्थान करने का प्रयास करने इसके प्रति डुप्ले की नीति प्रभावित रही। तो ये किस तरह से कंपनी का उन्होंने विकास किया, धीरे धीरे फ्रांस की सरकार के माध्यम से कंपनी ने अपना व्यापार का
प्रसारण किया और फ्रांसिस मार्टिन को 1672 ईस्वी गवर्नर नियुक्त किया। तो उसने क्या कौन सी नीति अपनाई? कंपनी के विस्तारवादी नीति अपनाई और कंपनी के गति को तीव्रता दी। 1674 ईस्वी में तंजौर के किनारे से भूमि खरीदकर पांडिचेरी की नींव रखी। तो 1674 में पांडिचेरी की नींव रखी। 17वीं सदी के अंत तक पटना, ढाका, कासिम बाजार, बंगलोर में फ्रांस की कोठियाँ स्थापित हो गई। तो इस तरह से इसका धीरे धीरे विकास हो। इस प्रकार फ्रेंच कंपनी 1706 से 1720 का विकास अवरुद्ध हो गया। मछलीपट्टनम में कोठियाँ बंद कर दी गई। इसका प्रमुख कारण इनकी अव्यवस्था। परंतु 1720 में जब पांडिचेरी का गवर्नर लेनियर और 1720 से 1742 तक फ्रेंच का कंपनी का पुनर्गठन किया। इस समय कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार करना ही रहा। परंतु 1742 में जब डुप्ली फ्रेंच गवर्नर बनकर आया तो फ्रेंच कंपनी के उद्देश्य बदल गए और अब वह व्यापार को उन्नत करने के स्थान पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने लगा। उनके पीछे डुप्ले की नीति प्रमुख भूमिका रही। तो ये फ्रांसीसी कंपनी का जो विकास है इसमें उतार चढ़ाव आते रहे। 1672 में इसमें गति प्रदान की, 1676 में भी गति मिली। 1706 से 1720 तक इनका विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। सूरत और मछलीपट्टनम में कोठियाँ बंद कर दी गई। इसके पश्चात लेनियर आया तो उसका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन 1742 में जब कौन आया? डुप्ले आया। डुप्ले का उद्देश्य क्या बन गया? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। तो इसके पीछे डुप्ले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी का संघर्ष इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों शत्रुता अति प्राचीन थी। दोनों यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र, परंतु सामुद्रिक शक्ति के कारण इंग्लैंड अधिक शक्तिशाली हो गया था। दोनों देश एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। इस प्रतिद्वंदिता के कारण फ्रांस की सरकार ने भारत में व्यापारिक कंपनी स्थापित की। जिस समय डुप्ले फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा फ्रांस की कंपनी से अच्छी थी। तो इसमें ये बताया गया है कि जब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो आंग्ल फ्रांसीसी में बताया कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की शत्रुता अति प्राचीन थी। दोनों यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र थे। दोनों यूरोप के क्या थे? शक्तिशाली राष्ट्र थे। इसके बाद अंग्रेज फ्रांसीसियों में शत्रुता अति प्राचीन थी। दोनों यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र थे और सामुद्रिक शक्ति का इंग्लैंड अधिक। तो इंग्लैंड क्यों शक्तिशाली था? सामुद्रिक शक्ति के कारण इंग्लैंड अधिक शक्तिशाली हो गया था। दोनों देश एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी थी। इस प्रतिद्वंदी के कारण ही फ्रांस की सरकार भारत में व्यापारिक कंपनी स्थापित की। मतलब क्यों स्थापित की? इंग्लैंड से प्रतिद्वंदिता के कारण ही भारत में व्यापारिक कंपनी स्थापित की। और जिस समय डुप्ले फ्रेंच कंपनी का गवर्नर बनकर आया उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा फ्रांस की कंपनी से अच्छी थी। तो क्या किसकी अच्छी थी आर्थिक दशा? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो भारत में अच्छा धन कमा रही थी, उसके कर्मचारी भी अच्छा धन कमा रहे थे। अतः डुप्ले ने भारत आकर निष्कर्ष निकाला कि भारत व्यापार में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकी। तो डुप्ले ने ये निष्कर्ष निकाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसका मुकाबला नहीं कर सकती? फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला नहीं हुई। और दक्षिणी भारत की राजनीतिक व्यवस्था उस समय दयनीय थी। दक्षिणी राज्य आपस में झगड़ रहे थे। उनमें उत्तराधिकार सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। तत्कालीन दयनीय राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाते हुए डुप्ले ने दक्षिण भारत में फ्रांस की राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद अंग्रेजों को अपने अस्तित्व रक्षा के लिए युद्ध करने पड़े। तो 1740 और 1763 और 1763 के मध्य अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध है और ये युद्ध भारतीय इतिहास में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 1744 से 1748। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1744 से
1748। और इसके कारण क्या रहे तो ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। पहला है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध। तो 1740 में ऑस्ट्रिया की गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। इसका युद्ध का टाइम क्या था, 1744 से 1748। और उस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इस कारण यूरोप में यह युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत में दोनों देशों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। तो क्या हुआ, 1700 ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी हुआ जो कि 1740 में हुआ। दोनों इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने थे। तो वहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने थे, तो यहाँ भी दोनों आमने सामने हो गए और दोनों के युद्ध आरंभ हो गया। फिर है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। व्यापार तो था ही, मेन कारण तो व्यापार ही रहा, क्योंकि दोनों ही अपना अपना व्यापार का विस्तार करना चाहते थे। तो दोनों अधिकाधिक धन कमाना चाहते थे। और जब डुप्ले इस उद्देश्य में असफल रहा तो उसने कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है। तीसरा है बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना। तो अपने को असहाय पाकर डुप्ले ने मोरेन्स की गवर्नर ला बोर्दानिया को सहायता के लिए बुलाया। किसको बुलाया, डुप्ले ने किसको सहायता के लिए बुलाया, ला बोर्दानिया को अपनी सहायता के लिए बुलाया। ला बोर्दानिया को सहायता के लिए बुलाया। 1746 में उसने अंग्रेजी जहाज़ों के नायक पैटर्न को परास्त करके फ्रेंच जहाज़ों की रक्षा की। किंतु ला बोर्दानिया और डुप्ले के भाग्य में एक साथ मिलकर कार्य करना नहीं लिखा था। ला बोर्दानिया की मूल योजना तो अंग्रेजी जहाज़रानी का विनाश करना था। वह मद्रास के घेरा में नहीं डालना चाहता था, परंतु उसके आ जाने के बाद डुप्ले के हौसले बुलंद हो गए। आपस में विरोधी विचारधारा के होते हुए डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ करने में नहीं हिचका। मतलब जब उसने अपनी सहायता के लिए किसको बुलाया, मॉरिशस की गवर्नर ला बोर्दानिया को सहायता के डुप्ले ने बुलाया और उसने अंग्रेजी जहाज़ के नायक पैटर्न को परास्त कर फ्रेंच जहाज़ों की रक्षा की। तो दोनों के ला बोर्दानिया डुप्ले के भाव में एक साथ मिलकर कार्य करना नहीं लिखा था। ला बोर्दानिया की मूल योजना तो अंग्रेजी जहाज़रानी का विनाश करना था। वह मद्रास के घेरा नहीं डालना चाहता था, परंतु उसके आ जाने पर डुप्ले के हौसले बुलंद हो गए। आपस में विरोधी होते हुए भी डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्ध करने में नहीं हिचका। मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध डुप्ले के कारण हुआ। समुद्र पर स्वामित्व पर दोनों में संघर्ष। तो समुद्र पर स्वामित्व को लेकर भी दोनों में संघर्ष हुआ। दोनों देशों की व्यापारिक कोठियाँ अधिकतर समुद्र के किनारे स्थित थी, अतः दोनों देश भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। तो एक कारण ये भी हो गया। सबसे पहला था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, दूसरा व्यापारिक स्पर्धा, तीसरा है बार्नेट का फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना, फिर है समुद्र पर दोनों पक्षों में संघर्ष होना। तो ये 4 कारण बताए गए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध के। तो दोनों ही समुद्री पर अपना स्वामित्व बनाए रखना चाहते थे। फिर युद्ध कैसे हुआ इसका वर्णन मैं आपको बताना चाहती हूँ। युद्ध कैसे हुआ, तो युद्ध की क्या क्या घटनाएं रहीं। तो युद्ध के बारे में कहा जाता है कि 17 सितंबर 1746 में फ्रांस के जहाजी बेड़े ने बूर्दने के नेतृत्व में मद्रास को घेर लिया। तो किसने घेरा, फ्रांस के जहाजी बेड़े ने बर्दने के नेतृत्व में मद्रास को घेर लिया। बर्दने ने इंग्लैंड की जल सेना को परास्त किया। 21 सितंबर को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसे, फ्रांस के जहाजी बेड़े ने बर्दने के नेतृत्व में मद्रास को घेर लिया। बर्दने ने इंग्लैंड की जल सेना को परास्त किया। 21 सितंबर को अंग्रेजों ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। यहाँ पर अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बंदी बनाए जाने वालों में क्लाइव भी था, परंतु इसी बोर्दानिया और डुप्ले में मद्रास लौटने के संदर्भ में मतभेद, इसी समय डुप्ले और किसमें बोर्दानिया में मतभेद हो गया मद्रास लौटाने के संदर्भ में, और बोर्दानिया मॉरिशस वापस लौट गया। मॉरिशस वापस लौट गया। इसी अंतराल में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को घेर लिया और उन्हें सफलता मिली।
और इसी अंतराल में इंग्लैंड की सैनिक सहायता आ गई, परंतु इससे पहले कि युद्ध आरंभ हो 1748 में ए ला शापल 1748 की संधि हो गई। इससे भारत में भी यह संघर्ष समाप्त करना पड़ा। मतलब यूरोप में जो संधि हुई कौन सी, ए ला शापल की 1748 में, तो उसके कारण भारत में भी संघर्ष समाप्त करना। तो 1746 में फ्रांस के जहाजी बेडोकिस ने बुरदेव के नेतृत्व में मद्रास में घेर लिया और बुरदेव की जलसेना को परास्त किया। 21 सितंबर को अंग्रेजों ने उनके समीप आत्मसमर्पण कर दिया और बंदी बनाए जाने वाले में क्लाइव था। लेकिन इसी समय बोर्दानिया और डुप्ले में मद्रास को लेकर मतभेद शुरू हो गया और बोर्दानिया वापस मॉरिशस लौट गया और इसी अंतराल में अंग्रेजों ने पुनः पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया और इसी अंतराल में इंग्लैंड की सेना भी सहायता के लिए आ गई। और इससे पहले युद्ध आरंभ होता 1748 में यूरोप में ए ला शापल की संधि हो गई। इससे भारत में भी यह संघर्ष समाप्त करना पड़ा। इस युद्ध के क्या क्या प्रभाव रहे हैं, तो कर्नाटक युद्ध के क्या क्या प्रभाव रहे हैं ये आपको बताती हूँ। यह युद्ध कर्नाटक की भूमि पर लड़ा गया था, अतः इस युद्ध का कर्नाटक की राजनीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। कर्नाटक हैदराबाद का ही एक अंग था, परंतु निजाम आसफ जहाँ निजाम उल मुल्क वृद्धावस्था में उस समय मराठों के दमन में व्यस्त था। इसी कारण 1740-41 में मराठों ने कर्नाटक को भी लूट लिया। वहाँ के नवाब दोस्त अली को मौत की घाट उतार दिया और उसके जामाता चांदा साहब को बंदी बना लिया। इस पर निजाम ने कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप किया और अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो ये कर्नाटक पर इस युद्ध के क्या क्या प्रभाव, जहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया तो वहाँ का तो प्रभाव होगा ही। तो ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर युद्ध लड़ा गया तो वो जगह तो प्रभावित होगी क्योंकि कर्नाटक हैदराबाद का ही एक अंग था। परंतु निजाम आसफ जहाँ निजाम मुल्क बुढ़ापे की अवस्था थी और मराठों के दमन करने में व्यस्त था और इसी कारण 1740-41 में मराठों ने कर्नाटक को भी लूट लिया और उसके वहाँ के नवाब दोस्त अली को मौत के घाट उतार दिया। और इस पर निजाम ने कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप किया और अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। फिर इसके बाद आता है सेंट थॉमस का युद्ध, थोम का युद्ध। नवाब अपने राज्य में 2 विदेशी ताकतों की राजनीति को मुख्य दर्शक रूप में नहीं देख सका। 1746 में जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया तो उसने उनको मद्रास लौटाने को कहा। डुप्ले ने मना करने पर नवाब ने अपने पुत्र महफूज खां को फ्रांसीसियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने भेजा। मतलब कौन थे? आसफ जहाँ निजाम मुल्क थे जो वहाँ के हैदराबाद के निजाम थे। तो उन्हें जब उन्हीं के राज्य में 2 विदेशी शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी तो उनसे मुख्य दर्शक नहीं रहा गया। और 1746 ईस्वी में जब उन्होंने फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार तो डुप्ले से वापस लौटाने को कहा। डुप्ले के मना करने